Shakespeare Nama, all about the bard. चलिए कोटेशंस पे अब हम आते हैं और कोटेशन देखिए सबसे पहली लाइन। क्या आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? कैन यू ऑल सी द स्क्रीन? Yes, sir. And you shall see in him the triple pillar of the world transformed into a strumpet's fool. क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? गेस करना है। मैंने आप लोग को जब स्टोरी बताई थी तभी बताया था, कैरेक्टर बताया था कि शुरुआत में हमें 2 कैरेक्टर मिलने वाले हैं। एक्ट 1 सीन 1 में हमें 2 कैरेक्टर मिलने वाले हैं। बताओ कौन से 2 कैरेक्टर की मैंने बात की थी? फिलो एंड डेमेट्रियस। तो ये जो लाइन बोल रहा है ना, ये कोई और नहीं बोल रहा है, ये फिलो बोल रहा है। कौन बोल रहा है? फिलो। और ये कब की बात है? एक्ट 1 सीन 1। ठीक है, तो ये फिलो बोल रहा है एक्ट 1 सीन 1 में। और क्यों बोल रहा है ये ध्यान दो, ये एज अ फिलो के ही स्टेटमेंट से शुरू हो रहा है। बहुत दुखी है बेचारा, बहुत दुखी है ये सिचुएशन देख के कि एक व्यक्ति जो कभी इतना महान हुआ करता था, इतना बिजी रहता था, आज वो एक स्ट्रम्पेट का फूल बना हुआ है, मूर्ख बना हुआ है। यानी उसका चमचा, उसे क्या बोलते हैं, पपेट, उसके हाथों का पपेट बना हुआ है। यहाँ पे एक वर्ड ध्यान देना, स्ट्रम्पेट। स्ट्रम्पेट का मतलब सभी को पता है, होर होता है। होर ओथेलो बोलता है सर। Yes, sir. प्रोस्टिट्यूट एक वर्ड है, ठीक है, प्रोस्टिट्यूट। ठीक है, तो ये देख लो शुरुआत में ही कैरेक्टर इसको होर बोल रहा है। इसका मतलब कि ये वास्तव में उस कैरेक्टर की है। तो ये बोल रहा है कि ये बिल्कुल क्या है, प्रोस्टिट्यूट है। और उसका ये क्या बना हुआ, फूल बना हुआ, उसके हाथों की कठपुतली बना हुआ है और वो जो चाह रही है वो करवा रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कौन पर्सन है? द ट्रिपल पिलर। ट्रिपल पिलर का मतलब क्या हुआ कि जो 3 ट्रायम्विरेट हैं, ट्रायम्विरेट की बात हो रही है कि ये उन लोगों में से एक है जो पूरे रोमन रिपब्लिक को चला रहे हैं, ट्रायम्विरेट, और उनमें से ये एक है पर्सन। लेकिन आज क्या बन चुका है? आज ये मूर्ख बन चुका है। और किसके हाथों में? पपेट बन चुका है। किसके हाथों का? एक प्रोस्टिट्यूट के हाथ का। यानी प्रोस्टिट्यूट यहाँ पे कौन है? क्लियोपाट्रा। क्लियर हो रही है बात इतनी सभी को? तो ये देखिए, ये फिलो बहुत दुखी है बेचारा कि उसके मालिक की क्या हालत हो गई है। तो ये आपने देखा पहला। अब देखिए दूसरा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक मैसेंजर आया हुआ है। मैसेंजर आया हुआ है कहाँ से? मैसेंजर आया है, ऑक्टेवियस सीजर ने भेजा हुआ है एक मैसेंजर को। और ये भेजा है कि जाओ तुम इसको, एंटनी को बताओ कि यहाँ कितनी दिक्कतें हैं, जल्दी से वो रोम लौटे। लेकिन ये क्या है, ये इतनी चालाक औरत है कि इसे जैसे पता चलता है कोई मैसेंजर आ रहा है तो ये तुरंत इसको इतना उल्टा सीधा सुनाने लगती है कि ये अब एकदम उसके पूरी तरह से बहकावे में आ जा रहा है। और फिर उसके बाद ये जो लाइन बोलता है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है लेट रोम इन तिबर मेल्ट। तिबर जानते हैं क्या है? ये एक रिवर का नाम है। ये बहुत ही फेमस रिवर है। आपका जो रोम है ना, इटली के अंदर ही तो रोम है। तो जो इटली है ना, उसका जो है ये 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है। 3rd लॉन्गेस्ट रिवर यानी सबसे तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा रिवर। तो ये कहता है कि चाहे अब रोम डूब जाए, तिबर नदी में डूब जाने दो रोम को, एंड वाइड आर्च ऑफ द रेंज्ड एम्पायर फॉल। और ये जो हमारा इतना बड़ा एम्पायर है इसको क्या होने दो? फॉल हो जाने दो, नष्ट हो जाने दो। हियर इज माई स्पेस। मेरा स्पेस कहाँ है? मेरा स्पेस तो तुम्हारे पास है क्वीन क्लियोपाट्रा। मेरा तो स्पेस, मेरा जो जगह है, मैं रहने, मुझे तो बस तुम्हारे पास रहना है, मिस्र में रहना है। अब रोम में क्या हो रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं है। रोमन रिपब्लिक को क्या हो रहा है कोई लेना देना नहीं है। दुख की बात है कि नहीं है? ये कौन बोल रहा है? एंटनी पूरी तरह से जो है छलावे में आ चुका है। किसके? क्लियोपाट्रा। आगे देखिए कैसे ना आ जाए, ऐसी ऐसी लाइन बोल देते रहिए क्लियोपाट्रा। अभी तो आप लोग पढ़ना थोड़ा, मुझे अब समय नहीं कि मैं आपको लाइन पढ़ाऊं। मुझे बहुत मतलब इंटरेस्टिंग लाइन है। इसके पहले जो चीजें वो बोलती है, ये लाइन देखो। अब क्या हुआ, पहले मैसेंजर आया। मैसेंजर जैसे कुछ बोलता है तो उसको बोलता है चलो तुम यहां से निकलो, आई विल नॉट लिसन टू यू। मैसेंजर बेचारा चला जाता है। उसके बाद में फिर उसे खबर मिलती है कि अब जो है उसकी वाइफ की भी डेथ हो चुकी है। ठीक है, अभी मैंने जो कहानी बताई आपको, जो है पाम्पी अटैक कर रहा है, सी वाले पोर्शन पर उसने कब्जा कर लिया है। तो अब ऑक्टेवियस बहुत ही नाराज है, वो चाहता है कि एंटनी आए। तो अब ये डिसाइड करता है कि अब चाहे जो हो जाए क्लियोपाट्रा से ये पीछा छुड़ा के रोम जाएगा। लेकिन वहां जैसे जाता है वो इसको खूब उल्टा सीधा कहती है कि हाँ मुझे छोड़ के चले जाओ। और ये लाइन देखो, इटर्निटी व्हाट इन आवर लिप्स वाज इन आवर लिप्स एंड इन आवर आईज। आप देखो कितनी बड़ी बात। ये कह रही कि क्या तुम वही एंटनी हो जिसको कभी इटर्निटी दिखाई देती थी, मतलब एक ऐसी लाइफ दिखाई देती थी जो कभी खत्म नहीं होने वाली थी, और कहां पे? मेरे लिप्स पे, मेरी आंखों में। और आज वही एंटनी मुझे छोड़ के जाना चाहता है? ऐसा कैसे हो सकता है? कभी तुमको मतलब मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ थी, इतना मुझसे तुम प्यार करते थे, इतना मेरा, और आज मुझे छोड़ के जाना चाहते हो? कैसे तुम मुझे छोड़ सकते हो? तो यहाँ पे जो है पूरा कोशिश करती है
कि ये ना जाए, लेकिन फिलहाल चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत में थी तो ये बहुत समझाता है और फाइनली जो है उससे अलविदा लेके निकल लेता है। लेकिन अभी भी देखिए कितनी जेलस फील कर रही है, ये कह रही है कि वो घोड़ा ही अच्छा है, वो हैप्पी हॉर्स टू बियर द वेट ऑफ एंटनी। तुम ही बहुत खुश हो क्योंकि तुम एंटनी तुम्हारे ऊपर बैठा हुआ है, यानी यू आर बियरिंग एंटनी, इट मीन दैट यू आर हैप्पियर, आई एम नॉट हैप्पियर देन यू। तो घोड़े से भी तुलना कर रही है, उसे घोड़े से भी जेलसी फील हो रही है कि बताओ मेरे को छोड़ के कम से कम ये घोड़ा ही ज्यादा अच्छा है, कम से कम उसके साथ एंटनी जा रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए किस लेवल पे जो है वो एंटनी को अपने मतलब पूरी तरह से इंचेंट की हुई थी। और उसका लेवल भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये वाली लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अचानक होता क्या है ना कि जो उसकी एक सर्वेंट है, मेड है, तो उसे वो जूलियस सीजर के बारे में याद दिलाती है कि तुमने भी जो है क्या क्या काम किया है, अपने बारे में जरा सोचो। तो ये कहती है माई सैलड डेज। वो कैसे डेज थे? जब मैंने गड़बड़ी की है, जूलियस सीजर के साथ मेरे संबंध थे, अफेयर थे, वो मेरे सैलड वाले डेज थे। व्हेन आई वाज ग्रीन इन जजमेंट कोल्ड इन ब्लड। कितना बढ़िया बढ़िया एक्सप्रेशन शेक्सपियर दे लेते हैं। ग्रीन इन जजमेंट माई सैलड डेज। कोई बता सकता है ये सैलड डेज किसको रेफरेंस कर रहा है, क्या रिफर कर रहा है? एनीवन नहीं है। आप इसको ये बोलेंगे कि वो यंग वाले, जो यूथ वाले दिन थे, वो वाले दिन थे जब मैं बहुत मतलब मुझे कोई चिंता नहीं थी, बहुत टेंशन फ्री भी थी, और उतना मैं मेच्योर भी नहीं हुई थी डिसीजंस लेने के लिए, है ना। तो ये कैसे थे? नादानी के दिन कह लीजिए आप। लेकिन यहाँ सैलड का मतलब मुख्य रूप से वही यंग एज की बात हो रही है। ठीक है, जिस समय इसका जूलियस सीजर से अफेयर था उस समय इसकी एज काफी कम थी, है ना। तो वही उनको ये अपने यंग डेज को जो है, अपने प्राइम पीरियड को सैलड डेज से कंपेयर कर रही है। ठीक है, और ये कह रही कि उस समय मैं क्या थी, ज्यादा मेच्योर नहीं थी, तो मैं जो जजमेंट लेती थी ग्रीन इन जजमेंट, मतलब उस समय मुझे जजमेंट लेने का तरीका नहीं आता था, कोल्ड इन ब्लड। ठीक है, इन सब का मतलब सिर्फ इतना ही है कि उस समय मैं हिस्ट्री डिसीजन ले लेती थी, लेकिन अब मैं काफी समझदार हो गई हूं और मुझे पता है कि एंटनी मेरे लिए सही पर्सन है। क्लियर है? आपको यह ध्यान रखना है कौन कैरेक्टर ने बोला, कब कहा है। अच्छा, कुछ का मैंने एक्ट सीन नहीं लिखवाया, ये नोट करते जाइए, है ना। पहले वाले का एक्ट 1 सीन 1 था, जो दूसरा वाला था ये भी एक्ट 1 सीन 1 है, एक्ट 1 सीन 1। ठीक है, जो तीसरा वाला इटर्निटी वाला, ये एक्ट 1 सीन 3 है, ये वाला इटर्निटी वाज इन अवर लिप्स, एक्ट 1 सीन 3। ठीक है, फिर ओ हैप्पी हॉर्स, ये वाला जो है, एक ओ हैप्पी हॉर्स वाला जो है आपका एक्ट 1 सीन 5 है, एक्ट 1 सीन 5 है, ये नोट करते जाइए, सब इंपॉर्टेंट है। फिर माई सैलड डेज वाला जो है ये भी एक्ट 1 सीन 5 है, एक्ट 1 सीन 5। नोट कर लिया इतनी बातें आप लोगों ने, आगे बढ़े। लाइन आप लोग पहले पढ़िए मन में, क्या है? एज कैन नॉट विदर हर। ये बहुत ही फेमस लाइन है, बहुत ही ज्यादा। यहां तक कि अगर आप कभी इंटरव्यू देने जाओगे ना और उसे एंटनी एंड क्लियोपैट्रा से अगर एक कोटेशन सिर्फ पूछना है तो सिर्फ वो यही वाला कोटेशन आपसे पूछेगा। ठीक है, एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम्स स्टेल हर इनफाइनाइट वैरायटी अदर वीमेन क्लॉय द एपिटाइट्स दे फीड बट मेक्स हंग्री वेयर मोस्ट सी सेटिस्फाइज। बहुत बड़ी बड़ी लाइन लिखी गई है ना। ये पहले लिख लीजिए, ये एक्ट 2 सीन 2। एक्चुअली एंटनी जब रोम गए हैं तो इनके साथ ये कौन गए हैं, करेक्टर हैं, आप सभी को पता है, इनके बेस्ट फ्रेंड हैं, एडवाइजर हैं, हाँ, इनोबार्बस। हाँ, इनोबार्बस ने इसको बोला है, और चूंकि वो बहुत करीब से चीज़ों को देखा है, जानता है, तो भाई इनके कैरेक्टर को बता रहा है। और इस लाइन को एक्सप्लेन करना बहुत ही मैं बहुत कम शब्दों में एक्सप्लेन करूंगा, ज़्यादा करूंगा तो थोड़ा सा उस तरह का हो जाएगा, तो बहुत कम शब्दों में कर रहा हूँ, समझना है। एज कैन नॉट विदर हर, विदर मतलब फेड, एज मतलब क्लियोपैट्रा इतनी सुंदर है, इतनी वो है कि उसको एज कभी भी उसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं डाल सकता। अगर आप लोग को इंटर में पोयम याद हो, ट्रू ब्यूटी, थॉमस कैरी का, ठीक है, ठीक है, तो उसने लव के बारे में एक बात कही, तो एक फिजिकल लव की बात करता है और एक स्पिरिचुअल लव की बात करता है। तो जब स्पिरिचुअल लव की बात करता है तो उसमें ये बताने की कोशिश करता है कि कैसे सस्टेनेबिलिटी बनी रहती है। फिलहाल ये स्पिरिचुअल लव की बात नहीं हो रही है, बस उसके ब्यूटी की तारीफ हो रही है। मतलब नॉर्मली ये ब्यूटी माना जाता है कि कोई भी ब्यूटी है, जैसे कोरल लिप्स है, चाहे जो भी चीज़ है, ब्यूटी के जो भी चीज़ें हैं, ये एक समय के बाद फेड होने लगती हैं, ठीक है, खत्म होने लगती हैं, डीके होने लगती हैं, जैसा कि आप ट्रू ब्यूटी पोएम पढ़ेंगे तो पाएंगे। लेकिन यहाँ पे इसकी जब ब्यूटी की बात हो रही है तो एक अलग प्रकार से ब्यूटी को बखान किया गया है कि एज कैन नॉट विदर हर, एज उसके सुंदरता को मुरझा नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता, नॉर कस्टम स्टेल, और न ही कस्टम जो है उसे बासी बना सकता है। हर इनफाइनाइट वैरायटी, इसके अंदर इतनी वैरायटी, इतनी उसके अंदर क्वालिटीज है, कूट कूट के भरी हुई है कि उसकी सुंदरता तो कभी कम ही नहीं होने वाली है। ये जो लाइन है ना, ये थोड़ा सा और मतलब उस तरह से है, लेकिन मैं फिलहाल बता दे रहा हूँ, लिटरेचर के स्टूडेंट हैं। अदर वीमेन क्लॉय द एपिटाइट्स दे फीड, मतलब जब दूसरे वीमेन होती हैं तो एक समय के बाद जब उनका किसी के साथ रिलेशन रहता है तो एक समय के बाद जो है
मतलब व्यक्ति ऐसा पाता है कि नहीं ठीक है अब ओवर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, अब इसको हम लीव कर सकते हैं इस वुमन को। लेकिन जब आप क्लियोपाट्रा की बात करेंगे तो क्लियोपाट्रा एक ऐसे प्रकार की वुमन है कि जब उसके साथ आप जितना समय बिताएंगे तो ऐसा फील होगा कि आप जो पर्सन समय बिता रहा है, द पर्सन विल बिकम मोर एंड मोर हंग्री, ओके, एंड सी विल बिकम मोर एंड मोर सेटिस्फाइड। मतलब एक दूसरे प्रकार से बताने की कोशिश की जा रही है कि क्लियोपाट्रा के साथ जो भी पर्सन समय बिताएगा उसको छोड़ ही नहीं सकता। ये एक्चुअली एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे है जब लेपिडस बात कर रहे हैं इनोबार्बस से, तो ये कहने की कोशिश करते हैं कि अब शायद ये यहाँ पे आ गया है, इसकी शादी हो जाएगी ऑक्टेविया से, तो शायद ये जो है भूल जाए। तो उसी के जवाब में बोलते हैं कि नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि क्लियोपाट्रा तो एक मैजिक है और जिसके ऊपर चल गया वो तो उसे भूल ही नहीं सकता। बस ऐसे समझो। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दिस दाउ शुडस्ट हैव डन एंड नॉट हैव स्पोक ऑन इट इन मी दिस विलेनी बीइंग डन अनडन आई शुड हैव फाउंड इट आफ्टरवर्ड्स वेल डन बट मस्ट कंडेम इट नाउ। बता सकते हैं कौन सा कैरेक्टर है? थोड़ा सा स्टोरी को कनेक्ट करिए। अगर आप थोड़ा सा भी एक लाइन को भी पकड़ लेंगे तो आप बता देंगे। स्टोरी से कनेक्ट करके एक लाइन भी पकड़ लेंगे तो बता देंगे आप। भूल गए आप लोग, ये पाम्पी ने बोला और इस लाइन को पकड़ने के लिए सिर्फ आपको इतना ही समझना था, एंड दाउ स्पोक ऑन इट इन मी इट इज अ विलेनी। मेरे लिए क्या है? एक विलेनी है, ये विलेनियस एक्ट होगा। ठीक है, क्या विलेनियस एक्ट होगा कि यदि मैं ये जो ड्रिंकिंग ट्रायम्विरेट हैं इनको इस समय इनकी हत्या करवा देता हूं। बस इस लाइन से आपको बात पकड़नी थी। तो आप यदि स्टोरी पढ़े हैं ना और थोड़ा सा अगर सही तरीके से समझ जाएंगे तो आप कोटेशंस भी पकड़ लेंगे कि किस कैरेक्टर ने बोला है। एग्जाम में एक्ट सीन कम पूछता है, कैरेक्टर का नाम ज्यादा पूछता है कि किस कैरेक्टर ने बोला है। तो जब इनसे जो है मिनस ये बोलता है कि आप जो है इन लोग को मार दीजिए, तब ये बोलता है कि दिस दाउ शुडस्ट हैव डन, अच्छा होगा कि तुमने ऐसा नहीं किया, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन देखिए, एंड हैव स्पोक ऑन इट, और अच्छा हुआ तुमने ऐसा नहीं किया, मुझे बता दिया, नहीं तो अगर ये काम कर दिया होता तो ये बहुत गलत हुआ होता। और जहां तक मेरी बात है तो ये पूरी तरह से विलेनियस एक्ट है और मैं इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूं, बट मस्ट कंडेम इट नाउ, और मैं इसको अभी कंडेम करता हूं, इसकी बुराई करता हूं कि ये गलत चीज है। ठीक है, और तुमने अच्छा किया कि ये जो गलत कार्य था तुमने जो है बता दिया इसके बारे में। अगर तुमने कर दिया होता तो ये तो बहुत ही गड़बड़ होता। ठीक है, ये है पूरी बात। क्लियर है सभी को? अब इससे ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। तो हम कम से कम जितना भी कोशिश कर रहे हैं कि बस आपको मीनिंग समझ में आ जाए और हम आगे बढ़ते जाए। हाँ, आगे बढ़ते हैं और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इजिप्ट दाउ निवेस्ट टू वेल, माई हार्ट वॉज टू दाई रडर। बहुत सही, ये एंटोनी ने बोला है। कब बोला है, कोई बता सकता है? ये एक्ट 3 सीन 11 लिखिए। एक्ट 3 सीन 11 होता क्या है ना कि जब ये मतलब भाग आती है वहां से, ठीक है, तो उसके बाद ये भी उसके पीछे पीछे आता है, तो उसी की कंडीशन में ये लाइन लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इजिप्ट दाउ निवेस्ट इट टू वेल, मतलब इजिप्ट का मतलब ये क्लियोपाट्रा बोल रहा है। इजिप्ट का मतलब यहाँ क्लियोपाट्रा है। कि क्लियोपाट्रा तुम जानती हो, ये अच्छी तरह से तुम जानती हो कि माई हार्ट वाज दाई रडर, कि मेरा हार्ट क्या है, मेरा हार्ट जो है ये तुम्हारे रडर की तरह है। ठीक है, एंड बाई द स्ट्रिंग दाउ शुडस्ट टो मी आफ्टर। ठीक है, टो का मतलब है खींचना, पुल। तो तुम, मेरा हार्ट रडर की तरह है, तुम इसे जिधर चाहो उधर, ये स्ट्रिंग के द्वारा तुमसे बंधा हुआ है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसको जिधर खींचना चाहो उधर खींच लो। तो ये तो एकदम क्लियर है कि एंटनी किस तरह से इंट्रैप है, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से भी क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए क्या बोल रहा है। आई फाउंड यू एज अ मार्शल, आई कोल्ड अपॉन डेड सीजर्स टेंचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक्ट 3 सीन 13। कोई बता सकता है? यहां पे देखिए जूलियस सीजर की बात आई है। ये जो सीजर है ना, ये जूलियस सीजर है, और इसीलिए जूलियस सीजर से जो इसके संबंध है वो बार बार जो स्टेटमेंट दूसरे कैरेक्टर के दिए जा रहे हैं वहां से क्लियर हो जा रहा है। कैन एनीवन लेट मी नो दैट व्हाट डज एंटनी वांट टू से हियर? तो यहां ध्यान देना, मॉर्सल का मतलब सभी को पता है। जब हम खाना खाते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े करते हैं ना, जिसे बोलते हैं कि मतलब क्रम्ब होता है, क्रम्ब, ऐसे क्रम्ब, जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है, एक क्रम्ब। जैसे कहते हैं कि एक कौर खाना, अब कौर, अब आप लोग, मैं कौर सुना हूँ, एक और खा लो, हाँ, एक थोड़ा सा और, निवाला, एग्जैक्ट वर्ड हिंदी में निवाला, हमने रीजनल लैंग्वेज में कौर, एक और खा लो। हाँ, तो ये जो है आई फाउंड यू एज अ मॉर्सल कोल्ड अपॉन डेड, डेड लिखा है इसीलिए ध्यान रखना कि ऑक्टेवियस नहीं है, डेड सीजर्स। ठीक है, यानी ये जूलियस सीजर की बात हो रही है। और ट्रेंचर का मतलब है प्लेट। ये वास्तव में क्लियोपाट्रा की उसकी रियल औकात बता रहा है यहाँ पे कि तुमको पता है तुम कहाँ थी। तुम्हारी कहानी ये थी कि तुम जूलियस सीजर के प्लेट के में एक निवाले की तरह थी तुम। अब आप इमेजरी समझ सकते हैं कि जूलियस सीजर के प्लेट में तुम एक निवाले की तरह थी, तुम वहां मुझे मिली हो, तो अपने को भूलो नहीं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं उसकी सच्चाई को बताने की एंटनी कोशिश कर रहा है जब बहुत ज्यादा गुस्से में है।
ठीक है, बस ये सिंपल सा है, एक्ट 3 सीन 13। ठीक है, बाकी तो आप समझ ही रहे हैं कि सीजर से किन संबंधों की बात कर रहा है, लेकिन इमेजरी बहुत अच्छा दिया है। आई एम डाइंग, इजिप्ट डाइंग, बताओ किस सीन किस एक्ट में वो मरेगा? तो एक्ट 3 सीन 13 में ही आई एम डाइंग, ठीक है, इजिप्ट डाइंग, एनीवन। ये एक्ट 4 सीन 15, एक्ट 4 सीन 15, ये याद रखना है। और यहाँ पे जो है बेचारे की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप सभी को पता है, इसे गलत न्यूज़ मिली है कि क्लियोपाट्रा की डेथ हो चुकी है, इसलिए अपने आप को मार चुका है, ठीक है। और अब जो है ये क्लियोपाट्रा के पास में है, उसकी बाहों में है, और ये बोल रहा है कि आई एम डाइंग, इजिप्ट डाइंग, यानी इजिप्ट मतलब क्लियोपाट्रा में मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्ट 4 सीन 15 क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। The oats is gone and there is nothing left remarkable beneath the visiting moon. आप बता सकते हैं ये कौन बोल सकता है? एनीवन? गेस भी करना है आपको। बताओ ये लाइन कौन बोल सकता है? There is nothing left remarkable beneath the visiting moon. देखिए एक बात बताइए कि जब एंटनी की डेथ हो जाएगी तो एंटनी को सबसे ज्यादा प्यार करने वाला कौन है इस समय? क्लियोपाट्रा है। तो ये बात क्लियोपाट्रा ही बोलेगी ना कि जब उसकी डेथ हो गई तो उसे बहुत दुख हुआ। अब ये कह रही है कि अब बहुत कुछ हो गया, अब जो है मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है, बीनीथ द विजिटिंग मून, यानी इस अर्थ पे ये जो संसार है अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा है, क्योंकि एंटोनियो की डेथ हो चुकी है, ठीक है। इसको नोट कर लें, एक्ट 4 सीन 15, ठीक उसके डेथ के बाद वो बोलती है। आगे बढ़े, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारे कोटेशन हो जाएंगे, बहुत काम के हैं आपके लिए। द ब्रेकिंग ऑफ सो ग्रेट अ थिंग शुड मेक अ क्रैकर ग्रेटर क्रैक। बताओ ये कौन बोला है? अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। बहुत सही, ऑक्टेवियस सीजर। ऑक्टेवियस सीजर ने बोला है, और किसके लिए बोला है? एंटनी के लिए बोला है, और ये एक्ट 5 सीन 1 की बात है, एक्ट 5 सीन 1। चलो आगे बढ़ते हैं। एंटनी शैल बी ब्रॉट ड्रंकन फोर्थ एंड आई शैल सी सम स्क्वीजिंग क्लियोपाट्रा बॉय माय ग्रेटनेस आई विद पोस्चर ऑफ अ वॉर। ये देखो आई विद होगा यहाँ पे, विद मतलब ये स्टार्ट में लिखा हुआ आई विद पोस्चर ऑफ अ वॉर। वॉर का मतलब आप सभी पहले भी जान चुके हैं, प्रोस्टिट्यूट। अब आप में से कोई बता सकता है कि ये लाइन कौन बोलेगा? ये क्लियोपाट्रा बोल रही है, ठीक है, और ये खुद अपने लिए बोल रही है। ये बोल रही कि अगर गलती से भी मैं किसके हाथ में लग गई? सीजर के हाथ में, तो मेरा बहुत बुरा हाल होने वाला है। हम लोग को बहुत ही गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। एंटोनी शैल बी ब्रॉट ड्रंकन फोर्थ, ठीक है, एंटनी को एक ड्रंकन पर्सन की तरह दिखाया जाएगा। अगर सपोज करिए हमारी एक्टिंग की जाए, हमारे बारे में लोग एक्टिंग करेंगे तो किस तरह से करेंगे? तो उसे ड्रंकिंग पर्सन के रूप में दिखाया जाएगा। एंड आई शैल सी सम स्क्वीजिंग। स्क्वीजिंग का मतलब ये होता है ना कि कोई बहुत ही श्रील, बहुत तेज आवाज में कोई व्यक्ति, मतलब क्लियोपाट्रा बॉय माई ग्रेटनेस आई विद पोस्चर ऑफ अ वॉर। अब यहाँ थोड़ा सा एक सेकंड के लिए क्लियोपाट्रा बॉय को रोक दीजिए और फिर समझिए कि कोई एक पर्सन मेरी एक्टिंग करेगा, क्लियोपाट्रा की एक्टिंग करेगा, और एक्टिंग किस तरह से करेगा? इस तरह से मेरे ग्रेटनेस को दिखाएगा। किस तरह से? जैसे एक वोर होती है, प्रोस्टिट्यूट होती है, उसके जो पोस्चर्स होते हैं, उसके पोस्चर्स को दिखा के, अगर किसी व्यक्ति को आप होर की तरह दिखा रहे हैं, प्रोस्टिट्यूट की तरह दिखा रहे हैं, तो आप उसके ग्रेटनेस को नहीं दिखा रहे हैं, यानी उसका आप एक तरह से मजाक उड़ा रहे हैं, उसको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम लोग के बारे में शायद ऐसा हो, एक कल्पना कर रही है। ये वास्तव में जो, अब यहाँ ध्यान देना, जो क्लियोपाट्रा बॉय लिखा गया है, तो ये क्यों लिखा गया है? ध्यान दो, ये क्लियोपाट्रा बॉय उसके लिए लिखा गया है जो क्लियोपाट्रा की एक्टिंग करेगा। तो अब यह ध्यान देना कि एक्टिंग क्या कोई बॉय करेगा? समझने की कोशिश करो। जब ये क्लियोपाट्रा बॉय लिख रहा है तो क्या क्लियोपाट्रा की एक्टिंग कोई बॉय करेगा? और बॉय करेगा तो क्यों करेगा? एनीवन, एक बहुत बड़ी चीज है। मतलब ये समझ लो कि यहाँ पे क्लियोपाट्रा अपने माइंड में एक इमेजिनेशन कर रही है कि क्या उसके उन लोग के बारे में होगा, लोग किस तरह उनके बारे में एक्टिंग करेंगे, अगर कोई उनके ऊपर प्ले बनेगा तो क्या होगा, किस तरह से होगा। तो एंटनी को एक ड्रंकर्ड पर्सन की तरह दिखाया जाएगा जो कि रेकलेस है, अपना डिसीजन नहीं ले पा रहा है, और प्लस क्लियोपाट्रा को एक होर के रूप में डिफरेंट पोस्चर्स में दिखाया जाएगा। और ये सारी एक्टिंग कौन करेगा? एक चिल्लाता हुआ कोई क्लियोपाट्रा, जो लड़का क्लियोपाट्रा का रोल कर रहा होगा, वो करेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब ये बताओ कि लड़का ही क्यों क्लियोपाट्रा का रोल करेगा? बहुत सही मयंक जी, मैं आपकी आवाज नहीं सुन रहा था, मुझे लग रहा था शायद अब सुनाई देगा। हाँ, तो ये जो है, ये ध्यान रखना है, बिल्कुल सही बोला मयंक जी ने कि उस समय जो एलिजाबेथन पीरियड था, उस समय महिलाओं को, फीमेल्स को बिल्कुल भी एक्टिंग करने का अधिकार नहीं था। तो ये अच्छी तरह से जानती है कि जब भी एक्टिंग होगा तो जो फीमेल की एक्टिंग है वो नए नए लड़के करते थे, ठीक है, क्योंकि उनकी मूंछ दाढ़ी वगैरह तो होती नहीं थी, तो वो फीमेल का रोल बहुत आसानी से कर सकते थे, ठीक है। तो इसीलिए बोल रही कि क्लियोपाट्रा बॉय, सिर्फ इतना मतलब है।
बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, बस ध्यान देना, थोड़ा समझना है आप लोग को। तो आप एलिजाबेथन ड्रामा के बारे में भी कुछ चीजें सीख जाएंगे। अच्छा, एक्ट और सीन लिख लीजिए इसका। एक्ट 5 सीन 2, एक्ट 5 सीन 2। अब देखिए, अब बहुत जल्दी बस कुछ और बचे हुए, एंड होने वाला है। नाउ बोस्ट दी डेथ इन दाई पोजेशन लाइज अ लास अनपैरेलल्ड। ये LASS का मतलब आप सभी को पता होगा। इसका मतलब क्या होता है? मेड, मतलब गर्ल के लिए आता है, फीमेल के लिए आता है। तो ये कह रही है, ये वास्तव में इनके जो साथ में एक और, साथ में आपको पता है ना, मैंने बोला था कि 2 लोग और रहते हैं। वो 2 लोग कौन रहते हैं? दोनों कैरेक्टर के नाम क्या है? एक चर्मिया है और दूसरा कौन है? तो ये स्टेटमेंट है चर्मिया के द्वारा बोला गया, या कर्मिया, जो भी पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। तो ये कर्मिया ने बोला है, ये तब बोलती है जब जो है वो आस्प से यानी स्नेक से अपने आप को कटवाने जा रही है, ठीक है। तो वही बोल रही है कि नाउ बोस्ट दी डेथ इन दाई पोजेशन लाइज अ लेस अनपैरेलल्ड, ठीक है। ये वहां के सीन है, ठीक है। यानी अब मतलब एक ब्यूटी जो है जिसका डेथ हो जाएगा, तो अब तुम्हारे पास ये एक ऐसी ब्यूटी जा रही है, डेथ तुम्हारे पास एक ऐसी ब्यूटी जा रही है जो कि अनपैरेलल्ड है, जिसके जितनी खूबसूरती और किसी के पास, जिसके जितना इंटेलिजेंट ब्रेवरी और किसी के पास नहीं है ना। ये चीज कहने की कोशिश है। गिव मी माई रोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। लाइन सुनते ही आप लोग बता देंगे, क्योंकि मैंने वहां रेफरेंस दिया था। बोलो, ये क्लियोपाट्रा बोल रही है ठीक मरने से पहले। ये खूब सुंदर से अपने आप को सजाती है, कहती है कि मुझे पहले सजाओ, चर्मिया और इराद से बोलती है। और क्या कहती है? गिव मी माई रोब, मुझे मेरे कपड़े दो। रोब का मतलब है क्लोथ। पुट ऑन माई क्राउन, मेरे क्राउन को मुझे पहनाओ। आई हैव इमॉर्टल लॉन्गिंग्स इन मी, नाउ नो मोर द जूस ऑफ इजिप्ट्स ग्रेप, ठीक है, सेल मॉइस्ट दिस लीव। यानी इस पूरे का मतलब है कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रहने वाली हूँ। जब नहीं रहूंगी तो मैं ग्रेप्स के जूस को पी नहीं पाऊंगी, सिंपल सी बात है। तो अब मैं मरने जा रही हूँ, मुझे कपड़े दो, मैं खूब बढ़िया से पहन के रानी की तरह मरना चाहती। एक बात मैं बोलूं, अगर आप लोग ध्यान दें तो मिस्र में एक प्रथा है, मम्मी, आप लोग को पता होगा मम्मी। जी सर, जी सर। हाँ, तो मम्मी में क्या होता है, जैसे जब कोई पर्सन मरता है ना, तो मरने के साथ वो जिस तरह से खूब उसको सजा वजा के जो है उसको, और उसकी जितनी जरूरत की चीजें होती हैं सब उसके साथ रख के दफनाया जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि क्लियोपैट्रा, चूंकि जो मिस्र के लोग हैं ना, मम्मी की प्रथा वहीं से शुरू हुई है, तो ये जो आफ्टर लाइफ है उसमें विश्वास करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जो है ये भी जो हमारा, एक तो पहली बात आफ्टर लाइफ की बात हो रही है कि इसे ये लग रहा है कि मैं जब मर जाऊंगी तो मरने के बाद मेरी एक दूसरी दुनिया होगी जो एंटनी के साथ होगी। तो ये पूरी तरह से तैयार होकर एकदम अपने आप को रेडी करना चाह रही है, पहली चीज। दूसरी बात, अगर आप अपने हिंदू माइथोलॉजी में देखें तो जब भी कोई नई नवेली दुल्हन जिसकी कम एज है, अगर वो मरती है तो उसे शादी के जोड़े में जो है पूरा वो करके उसको वो किया जाता है, दफनाया या जलाया जाता है। तो सेम वही चीज यहाँ पर भी है कि ये जो है, चूंकि आप ध्यान देना, पूरे प्ले में कभी हस्बैंड नहीं बोलती है, और सबसे अंत में क्लियोपाट्रा ने पहली बार हस्बैंड शब्द का यूज किया है। ये भी एक बहुत जबरदस्त है। जैसे लेडी मैकबेथ की जब हम बात करते हैं तो हम बताते हैं कि लेडी मैकबेथ बस एक बार हस्बैंड बोलती है जब वो किंग डंकन को मार के आता है। उसी प्रकार से यहाँ पे अब इसका प्यार इतना ज्यादा उमड़ गया है एंटनी के प्रति, अपने आप को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म ये कर लिया है, और अब ये हस्बैंड बोलेगी तो बहुत अच्छा लगेगा। वो लाइन मैं आप लोग को शेयर करूंगा इसी के बाद। तो बहुत ही अच्छा है, और संभवतः ये इसके बाद वाला लास्ट होगा और एंड हो जाएगा इसी के साथ आज का हमारा जितना भी स्टडी मटेरियल था। अब देखिए, सी शैल बी बरीड बाय हर एंटनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लोग ऑक्टेवियस बोलेगा, आप कौन, अब तो सब मर गए, है ना। और ये अधिकार किसके पास? सिर्फ ऑक्टेवियस के पास है। सी शैल बी बरीड बाय हर एंटनी, यानी अब इसको हम दफनाएंगे किसके बगल में? एंटनी के बगल में। ये कौन बोल रहा है? ऑक्टेवियस, ठीक है। क्योंकि वो भी जो है इन लोग के प्रेम को देख के, और एंड में जिस तरह से क्लियोपैट्रा अपनी लाइफ को एंड करती है, तो उसके मन में भी रेस्पेक्ट आता है कि ये अपने को बचा सकती थी, लेकिन इसने नहीं किया। अपनी जिंदगी भर इसने चाहे जो किया हो, लेकिन एट लास्ट इसने अपने सम्मान की, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा की है, और एक सच्चे मतलब लवर की तरह, एक सच्चे पत्नी की तरह इसने अपने आप को इस दुनिया से विदा किया है। तो इस बात से ऑक्टेवियस भी बहुत प्रभावित है, ठीक है। तो सी शैल बी बरीड बाय हर एंटनी, नो ग्रेव अपॉन द अर्थ शैल क्लिप इन इट अ पेयर ऑफ सो फेमस। कह रहा है कि कोई भी ग्रेव इतना ज्यादा जो है फेमस नहीं हो सकता जितना ज्यादा ये पेयर फेमस होगा, ठीक है। क्योंकि ये इन्होंने कुछ ऐसे काम ही किए हैं, प्यार का एक नया एग्जाम्पल लव का पेश किया इन्होंने, ठीक है। और इसी के साथ ये आपका प्ले एंड होता है। आई होप दैट एवरीवन गॉट एवरीथिंग व्हाटएवर आई टॉट टुडे।